पाकिस्तान को 182 देशों ने चुनकर अध्यक्ष बनाया है यूएनएससी का। मतलब चौंकिए नहीं, जुलाई महीने में पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष रहेगा। अल्फाबेटिकली जो 15 देश हैं, जो 15 अस्थायी देश हैं यूएनएससी में, वो अल्फाबेटिकली हर महीने उनके पास अध्यक्षता जाती है। अब पाकिस्तान जैसी अध्यक्ष बना, जिस बात की हमें उम्मीद थी जो पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान ने वही किया। यूएनएससी में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को वैसे ही उठाया जिस तरीके से वो हर बार उठाता है, लेकिन इस बार उसके पास मजबूती यह है कि 182 देशों ने चुनकर उसे वहां उस कुर्सी पर बिठाया। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जैसे कश्मीर का मुद्दा उठाया वैसे ही भारत के भी मतलब कहें तो कान खड़े हो गए। हालांकि भारत इस बात को लेकर पहले से ही सजग था, सतर्क था कि पाकिस्तान जैसे ही अध्यक्ष बनेगा वैसे ही कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाएगा। तो चलिए समझाता हूं आपको, दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो यहां इनके स्थायी सदस्य हैं इफ्तिकार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। 1 जुलाई को अध्यक्षता इन्होंने 2025 में संभाली और 2 जुलाई को आसिम इफ्तिकार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है कि अपने प्रस्तावों को लागू करें, अपने प्रस्तावों को लागू करें। यूएनएससी की जिम्मेदारी है, मतलब जो कश्मीर के मुद्दे पर यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। पाकिस्तान जनवरी 2025 से 2 साल के लिए यूएनएससी का फिलहाल अस्थायी मेंबर है। देखिए, जो अस्थायी मेंबर होते हैं, 5 तो स्थायी मेंबर हैं, जो कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है, बाकी 15 कंट्रीज अस्थायी होती हैं। उसमें हर कंट्री को 2 साल के लिए चुना जाता है, मौका मिलता है और ये लगातार रोटेट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। भारत भी 6-7 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य अब तक रह चुका है। 182 देशों की वोटों से ये चुना गया। 22 जुलाई को शांतिपूर्ण समाधान, मतलब अब ये इस महीने में 2 कदम उठाने वाले हैं। पहला 22 जुलाई को शांतिपूर्ण समाधान पर बहस और 24 जुलाई को यूएनओआईसी सहयोग पर चर्चा होगी। मतलब जो ये मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके सामने पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को रखने की बात कर रहा है और इसकी जो अध्यक्षता है इन दोनों ही कार्यक्रमों की, शांतिपूर्ण समाधान और यूएनओआईसी सहयोग पर जो इनके डिप्टी पीएम है इशाक डार, इसकी अध्यक्षता ये करने वाले हैं और दुनिया के सामने इस बात को रखने वाले हैं। ओआईसी के सामने इसलिए क्योंकि ओआईसी में मुस्लिम कंट्रीज हैं और मुस्लिम कंट्रीज के में मतलब पाकिस्तान ये सोचता है कि उसके प्रभाव से ये लोग पाकिस्तान के समर्थन में वोट दे देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 1948 से यूएन में कश्मीर पर 23 प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन कोई भी अब तक लागू नहीं हो पाया है। क्योंकि रीजन ये है कि जिन देशों के पास वीटो पावर है उन 5 देशों की भी अनुमति की जरूरत होती है और अगर एक भी देश इनकार कर देता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता, भले ही 15 के 15 जो अस्थायी सदस्य हैं वो क्यों ना हामी भर दे। हालांकि 15 में से भी 9 सदस्यों की हामी की जरूरत होती है। भारत इसे 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के तहत द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी कुछ विवाद होगा उसे दोनों देश बैठकर सुलझाएंगे, तीसरी देश की इसमें हम एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा किस तरीके से ट्रंप ने आकर कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, सब ने खुलकर इस बात को कहा कि अमेरिका का इस सीज फायर में कोई रोल नहीं है। अब पाकिस्तान का मकसद क्या है वो भी समझना जरूरी है। कश्मीर को अंतरराष्ट्रीयकरण कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है और ओआईसी के जो मुस्लिम देश हैं और मानवाधिकार मंचों पर सहानुभूति जुटाना चाहता है। अब हालांकि ये पहली बार नहीं है, 2019 में भी जब अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाया गया था तब भी पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश की थी यूएन में, लेकिन वो प्रयास विफल रहा था। अब यूएनएससी में प्रस्ताव पास करने के लिए 9 वोट और 5 अस्थायी सदस्यों की जरूरी है। मतलब जो 15 अस्थायी मेंबर हैं उनमें से 9 वोटों की जरूरत है और जो 5 स्थायी मेंबर्स हैं उन 5 वोटों की जरूरत है और वो 5 के 5 वोट पाकिस्तान को मिलना असंभव है, क्योंकि अमेरिका, रूस और फ्रांस भारत के अच्छे दोस्त हैं इस मामले में। हालांकि अगर अमेरिका भी भारत का साथ छोड़ता है तो फ्रांस भी भारत का साथ छोड़ता है, लेकिन रूस किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में यहां भारत के खिलाफ वोट नहीं करेगा, क्योंकि पिछले लगभग 3-3.25 साल से जब से यूक्रेन और रूस का मुद्दा चल रहा है, भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ जितनी भी वोटिंग हुई है वो उस पर न्यूट्रल रहा है। उसमें किसी भी तरीके की भारत ने वोटिंग नहीं की है, ना तो खिलाफ की है और ना ही किसी के पक्ष में की है। अब यहां भारत का रुख क्या है वो भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि
भारत का कहना है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, ये कोई बाहरी मामला नहीं है और कोई तीसरा पक्ष इसमें एंट्री नहीं कर सकता। हस्तक्षेप करने की हम मंजूरी किसी को नहीं देते। 2019 में भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, इससे पहले भी खारिज किया जा चुका है। भारत आतंकवाद को उजागर करेगा, अब यूएन में भारत भी यही काम करेगा, जिससे कि कश्मीर में विफल यूएन एसडीजी इंडेक्स में 99वें स्थान पर कश्मीर है। नीति आयोग के सुमन बेरी न्यूयॉर्क में प्रोग्राम आयोजित करेंगे, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम भी अब इस महीने में इन्हें लेकर आयोजित होने वाले हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि होने वाला कुछ नहीं है। पाकिस्तान कितने भी इसमें कार्यक्रम कर ले, कितने भी ओआईसी देशों को लेकर वो अपने साथ चल ले, लेकिन इसमें होगा कुछ नहीं। यहां पाक ओआईसी और मानवाधिकार मंचों पर भारत को घेर सकता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिससे वैश्विक छवि पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सब जानते हैं पाकिस्तान आतंकवाद को पालने वाला देश। आतंकवाद का मुद्दा उछालने से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। जिस तरीके से पहलगाम के बाद दोनों देशों के बीच आपने टकराव देखा, वो हो सकता है। अगर बहस भारत विरोधी हुई तो निवेशकों का भरोसा कमजोर हो सकता है। यह आर्थिक तौर पर हमारे लिए थोड़ा सा सेटबैक जरूर हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने हैं, दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और आने वाले 2 साल में हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएं। हालांकि अगर इस तरीके का सीमा पर विवाद बढ़ता है तो जो निवेशक हैं वो थोड़ा सा घबरा सकते हैं। अब भारत के पास विकल्प क्या है वो भी समझ लीजिए। यूएनएससी में भाग लेकर पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन, जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ, उसको भारत लगातार एक्सपोज कर रहा है और आगे भी एक्सपोज करेगा। P5 जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके के साथ तालमेल मजबूत करने की जरूरत है, खासकर अमेरिका जो क्वाड का मेंबर है। क्वाड का मेंबर भारत भी है और रूस S-400 की जो डील है उसे भी किया जा सकता है। यहां पर आर्थिक प्रदर्शन की अगर बात करें तो कश्मीर में 15% वार्षिक ग्रोथ और 5G का विस्तार किया जा रहा है। 2025 तक इसे 80% तक पूरा करने की बात है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा दिखाएं जो पाकिस्तान के 11 ऐसे बेसिस को नुकसान पहुंचाया था। शार्क को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दें या फिर BBIN, मतलब बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल का जो संगठन है उसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। सोशल मीडिया और डायस्पोरा के जरिए वैश्विक समर्थन जुटाना भी जरूरी हो जाता है भारत के लिए। तो भारत को अगर दबाव बनाना है, अब भारत के पास सिर्फ यही एक रास्ता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए, यूएन के ऊपर दबाव बनाए। बाकी जो 23 और 24 जुलाई को बहस होने वाली है यूएन में, वो निर्णायक रहेगी, क्योंकि यहां ओआईसी के मेंबर, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है कि वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का इस वोटिंग में किसी भी लिहाज से साथ नहीं देंगे। बाकी पाकिस्तान यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे को उठाकर एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश करता है हिंदुस्तान के ऊपर, वही दबाव बनाने की कोशिश वो इस बार भी करेगा। बाकी वक्त सिर्फ 1 महीने का है, जुलाई का है, और किसी भी प्रस्ताव को पास होने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए होता है। तो पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि इस प्रस्ताव को लाकर या फिर 23 और 24 जुलाई को जो बहस होनी है, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार करने वाले हैं, उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। बस आतंकवाद के मुद्दे को कश्मीर के मुद्दे से ढकने के लिए वो यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बहस को लाना चाहता है। बाकी इससे ज्यादा इससे फर्क और कुछ पड़ने वाला नहीं है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।